इस एपिसोड में हम दुनिया की सबसे पतली घड़ी का किस्सा सुनेंगे। बीजी द्वारकानाथ, जिन्हें प्यार से बीजीटी कहकर बुलाया जाता था, वो लंबे समय तक टाटा कंपनी में काम करते रहे और लगभग 30 सालों तक टाइटन कंपनी से जुड़े रहे। साल 1997 में बीजीटी और उनके साथ ही सुब्रमण्यम भट्ट टाइटन के चेयरमैन जेरिक्स देसाई के ऑफिस में गए और उन्हें एक प्रपोजल सुनाया। बीजीटी ने कहा कि हम दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, जो एक क्रेडिट कार्ड के बराबर पतली होगी, जिसकी मूवमेंट की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से भी कम होगी और वो भी बैटरी के साथ। मूवमेंट घड़ी का वो हिस्सा होता है जो घड़ी के अंदर की तरफ होता है और घड़ी को चलाता है। उसी की मदद से हम ठीक समय देख पाते हैं। बीजीटी और जेरिक्स देसाई दोनों जानते थे कि इस तरह 1.25 मिलीमीटर मूवमेंट वाली घड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। यूरोप और जापान के मार्केट में ऐसी कुछ घड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन वो कितने समय तक टिक पाती हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जेरिक्स देसाई अपनी ओर से रिस्क लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने कुछ देर मन ही मन सोचा और फिर बीजीटी की तरफ देखकर बोले, गो अहेड। बीजीटी और सुब्रमण्यम खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की और घड़ी बनाने के काम में जुट गए। साल 2000 तक टाइटन ने एक स्लिम मूवमेंट बनाकर तैयार कर दिया और अब उनकी कोशिश थी कि वो उसे स्विट्जरलैंड के वॉच मार्केट में भेज सके। लेकिन बीजीटी बताते हैं कि एक स्विस कंपनी ने उनके बने मूवमेंट खरीदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो भारत में बना सामान खरीदकर अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू नहीं गिराना चाहते थे। जेरिक्स और बीजीटी ने तय किया कि अगर स्विट्जरलैंड की कंपनियां भारत की मूवमेंट नहीं खरीदना चाहती, तो हम उस मूवमेंट को हमारे यहाँ पर बनी घड़ियों में इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे स्लिम घड़ियां लॉन्च करेंगे। एक बार फिर से टाटा ग्रुप एक बोल्ड कदम लेने वाला था, क्योंकि उन्होंने कोई भी कस्टमर रिसर्च नहीं की थी जो ये बताती हो कि भारत के ग्राहकों को पतली घड़ियों की जरूरत है। लेकिन यही टाटा ग्रुप की खासियत थी कि वो किसी रिसर्च में भरोसा ना करते हुए सीधे अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारकर उसके लिए डिमांड पैदा करते थे। देसाई को भारत के मार्केट की अच्छी समझ थी और इसी वजह से वो इस घड़ी के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में गए और उन्हें बताया कि हमारी घड़ी वाटरप्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि भारत के मौसम में किसी घड़ी को टिकने के लिए उसे पानी का मुकाबला तो करना ही होगा। अब बीजीटी के सामने ये चुनौती थी कि उन्हें एक ऐसी घड़ी बनानी है जो बेहद मजबूत भी हो ताकि पानी से बच जाए, लेकिन साथ ही उसकी डिजाइन भी बेहद पतली हो। अब एक बार फिर से वो मदद के लिए स्विस वॉच कंपनीज के पास गए, लेकिन इस बार भी स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध वॉच कंपनीज ने टाइटन को खाली हाथ वापस भेज दिया। लेकिन टाइटन ने हार नहीं मानी और अपने दम पर घड़ी बनानी शुरू की। घड़ी जब बनकर तैयार हुई तो उसका नाम रखा गया टाइटन एज, क्योंकि ये घड़ी भी किसी ब्लेड की तरह बेहद पतली थी। इस घड़ी को साल 2002 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। उसके बाद इसमें कई और डिजाइन भी तैयार किए गए। धीरे धीरे इस घड़ी की पॉपुलैरिटी भारत से निकल करके दुनिया भर में फैलने लगी। टाइटन एज को आजादी के बाद भारत से निकले सबसे बढ़िया प्रोडक्ट इनोवेशंस में से एक माना जाता है। टाइटन एज ना सिर्फ एक पतली घड़ी थी, बल्कि भारत के अपने टैलेंट का भी प्रतीक थी। आज भारत के लोग टाइटन एज को ना सिर्फ इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्लिम घड़ी है, बल्कि इससे बढ़कर वो भारतीय होने के नाते अपने देश के प्रोडक्ट को गर्व से अपनी कलाई पर बांधते हैं। टाइटन एज के लॉन्च होने के बाद जब एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बन गया तो कई स्विस वॉच मेकर्स ने भी बीजीटी और उनकी टीम की बहुत तारीफ की। बीजीटी और टाटा ग्रुप ने मिलकर के वो कारनामा कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने भारत के स्वदेशी इंडस्ट्रीज में एक नया आत्मविश्वास भर दिया और वहीं असल में मेक इन इंडिया जैसे आंदोलनों की शुरुआत थी। जेआरडी टाटा टाटा एयरलाइंस के फाउंडर थे और वहीं टाटा एयरलाइंस आगे चलकर एयर इंडिया के रूप में बदल गई। 1940 और 1950 के दशक में ये एयरलाइन इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइन थी जो इंटरनेशनल यात्रा करती थी। सन 1948 में एयर इंडिया ने अपनी पहली इंटरनेशनल सर्विस की शुरुआत की। ये फ्लाइट मुंबई से लंदन के लिए गई। जेआरडी टाटा ये ठान चुके थे कि वो एयर इंडिया को दुनिया की बेस्ट एयरलाइन बनाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए
उन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी एयरलाइन के साथ कंपटीशन में क्यों ना उतरना पड़े। उनके लिए काम करना सबसे जरूरी था, क्योंकि एयर इंडिया ना सिर्फ एक एयरलाइन कंपनी थी, बल्कि दुनिया भर में भारत की इमेज बनाने वाली एक कंपनी भी थी। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट के दौरान जे.आर.डी. टाटा खुद उस फ्लाइट के साथ लंदन गए। वो फ्लाइट में मौजूद हर एक शख्स के रिएक्शन देखते और सब कुछ ठीक से हो जाए इसका ख्याल रखते। जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया के मैनेजमेंट को बुलाकर के कहा कि हमें इस एयरलाइन को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाना है और इसके लिए हमें फ्लाइट में खाने पीने, साफ सफाई और टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया में हर बारीक से बारीक चीज को अपनी निगरानी में ठीक करवाया और देखते ही देखते इसके नतीजे भी दिखने लगे। 1949 में तो खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जे.आर.डी. टाटा को लेटर लिखकर के एयर इंडिया की बेहतरीन सर्विस के लिए शुभकामनाएं दी। दुनिया भर में एयर इंडिया को लोग समय पर पहुंचने वाली फ्लाइट के रूप में जानने लगे। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में तो एक बड़ा ही मजेदार किस्सा चलता है कि जेनेवा के लोग उन दिनों एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ते हुए देखकर अपनी घड़ी का टाइम ठीक कर लेते थे। तो अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से एयर इंडिया देखते ही देखते दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बन गई। साल 1968 में लंदन के अखबार डेली मेल के सर्वे के मुताबिक एयर इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन बनकर उभरी है। यहाँ तक कि जब सिंगापुर को अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करनी थी तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने अफसरों से कहा कि पहले वे एयर इंडिया के कामकाज को अच्छे तरीके से समझ ले। तो ये थी कहानी भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइंस की। इसके फाउंडर जे.आर.डी. टाटा कहा करते थे कि हर आदमी को हमेशा एक्सीलेंस का पीछा करना चाहिए और अगर हो सके तो परफेक्शन का भी। किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में कभी भी सेकंड बेस्ट चीज से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए।